हम जानते हैं कि दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं और बायोलॉजी में इन सभी एनिमल्स की आपस में इंटर रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें उन एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करने की आवश्यकता होती है ताकि हम इस एनिमल किंगडम को आसानी से समझ सकें। तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं हम उनको किस किस बेस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन मीन्स टू मेक द क्लासेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो देखिए हम जितने भी दुनिया में एनिमल्स होते हैं उनको किस किस बेस के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे हैं सेलुलर लेवल पे, उसके अलावा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ जर्मिनल लेवल and the symmetry on the basis of body coelom, on the basis of segmentation and on the basis of notochord। ये 7 जो बेसिस है इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, एनिमल को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसी बातों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। बस आप धैर्य से क्लास को सुनते रहें और उसके बाद में टॉपिक को समझते रहें। तो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट जो हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस, दैट इज द सेलुलर लेवल। द सेल स्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स। हम कोशिकाओं को एनिमल की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब हमें यह देखना है कि इन एनिमल्स में कितने डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है। अब हम इन सेल्स को कैसे कैसे हम क्लासिफाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाना चाहेंगे कि सेल्स होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। यहां पर आप देखेंगे ये वाली कौन सी है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और उसके बाद में यहां पर देखेंगे ये कौन सी है, ये वाली है यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। यहां पे मैं आपको एक जनरल सी बात समझाता हूं, आप यहां पे डायग्राम के अंदर देखिएगा। आपने जब कभी भी प्रीवियस क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ा हुआ है कि सेल इस तरीके से होती है, दिस इज ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल एंड ईच एंड एवरी सेल यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास कंसिस्टेड ऑफ ए डबल लेयर्ड न्यूक्लियस। ऐसे आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हुआ है। हम देखते हैं कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कंपोज्ड ऑफ द क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, इस न्यूक्लियस में रहते हैं क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र भी कहते हैं। ओके, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये किससे कवर्ड रहता है, ये न्यूक्लियस कवर्ड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, है ना, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहां पर एक सिंपल सा नाम आ रहा है, वे सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड हो। ओके, वे कोशिकाएं जिसमें गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। ये वाली जो मैं बता रहा हूं ये है केंद्रक झिल्ली है। इस केंद्रक झिल्ली से जब गुणसूत्र पैक रहते हैं, इस टाइप की कोशिका को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे भी होती है, देखिए मैं अभी यहां पर ड्रॉ करता हूं एक सिंप्लीफाइड बैक्टीरिया के बारे में। ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में आपने पढ़ा हुआ है बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। मैं जितनी भी यहाँ पर पॉइंट्स लिख रहा हूं इन सभी पॉइंट से एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ये कौन सी सेल है, ये है जीवाणु की कोशिका, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। ये है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में डीएनए होता है, और वो डीएनए किसका काम करता है, वो डीएनए काम करता है क्रोमोसोम्स का काम करता है। ये डीएनए ही इसमें अपने आप में एक क्रोमोसोम कहलाता है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जो इसका डीएनए है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यानी हम ये कहेंगे द बैक्टीरियल सेल इज द डिवाइड ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी कोशिका जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे,
प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यहां पर ये देखिए मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला देखिए बेसिक डिफरेंस मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्टेड ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक ऐसा केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और इन द बैक्टीरिया, इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, द न्यूक्लियस इज द डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स कोशिका द्रव्य में ही रहते हैं, बाहर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके अलावा क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में? हमने कहा जो यूकैरियोटिक सेल है, जो वेल डिफाइंड सेल्स होती है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्टेड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने नाम पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी जितने भी हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स, वो सारे के सारे इसमें होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें राइबोसोम होता है, और वो भी कौन सा होता है? 18S राइबोसोम बोलते हैं, ये भी इसके अंदर होता है। अब यहां हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम तो होता है, लेकिन कौन सा होता है? उसे हम बोलते हैं 70S राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये मैंने बेसिकली कहा कि डिफरेंस होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन द ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन। तो जब हम कभी किसी एनिमल को देखते हैं और जब हमें उसे क्लासिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी सेल की स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन का पहला आधार क्या बनाया है? सेलुलर लेवल। Means the organism can be classified on the basis of cellular level, means the animals में कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक, ये आप इजीली समझ पाएंगे। यहीं पे इसके हम कुछ अभी एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल द यूकैरियोटिक सेल कंसिस्टेड ऑफ द ट्रू सेल, ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड द मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the Golgi apparatus all are present. In the prokaryotic cells lack a true nucleus. And what is the mean of the false nucleus? The nuclear membrane is the absent. और इसी तरीके से हम बात करें कि ये होता है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे एनिमल्स में हम पढ़ेंगे अभी आगे, जैसे मैं कुछ नाम बताऊं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रिडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये इसकी क्लासेज होती है, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स बन जाएंगे। तो ये हमारा पहला बेस है कोशिकाओं के डिवीजन करने का। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो आप ये इस पिक्चर में देख सकेंगे, ये कौन सी सेल है? एक बैक्टीरिया की सेल है जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये सेल कौन सी है? ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, एक इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसको आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मैं गोला बना देता हूँ, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है और सेंट्रियोल भी है, लाइसोसोम है। मींस ऑल द टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। अभी हम देखते हैं नया बेस आ गया है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाम खुद बता रहा है शरीर का संगठन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर पहले आप समझिएगा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को पहले हम समझेंगे, उसके बाद में बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले सिंपल सी बात करते हैं। एक मैं आपको एसोसिएशन की बात करूं, कई बार हम बोलते हैं ना, सामान्य जिंदगी बोलते हैं कि एक सोशल एसोसिएशन है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की, एक जिला लेवल पे एसोसिएशन है, फिर और बड़ी होगी तो हम कहते हैं स्टेट लेवल की एसोसिएशन है। या हम ये कह दें कि हमारा जो शरीर है, जैसे बिल्डिंग की बात करें, एक बिल्डिंग किसकी बनी होती है? ईंटों की बनी होती है ना। एक बिल्डिंग बनी होती है, किसकी बनी होती है? ईंटों की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स। द ब्रिक्स
तो सिंपल लैंग्वेज हम समझा रहे हैं, छोटे से एग्जांपल समझें कि ब्रिक्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। और जब बहुत सारी ब्रिक्स आपस में जुड़ जाती है तो क्या बन जाती है, एक वॉल बना लेगी, एक दीवार बना लेगी। एसोसिएशन हो गया, ग्रेडिंग बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, ब्रिक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बना लेती है, वॉल बना लेती है। और जो वॉल्स होती है वो जब आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो उससे क्या बन जाती है, एक बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल्स। और हम जानते हैं सेम काम करने वाली कोशिकाएं, द ग्रुप ऑफ द सेल्स, है ना, ऐसी कोशिकाएं जो समान कार्य करती है, उनके जो ग्रुप की बात करें तो उन कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टिश्यूज। ऑर्गेनाइज हो गई है। सेल क्या थी, सेल तो हमारे शरीर की यूनिट है, एक इकाई है, सेल तो एक यूनिट होती है। सेल्स आपस में मिल गई, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई, तो हमने इसको क्या कहा, टिश्यूज है। टिश्यूज जब आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या बन जाएंगे, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऑर्गन्स से क्या होगा, जब आपस में मिल जाएंगे तो बना देंगे वो सिस्टम को, और सिस्टम सब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाती है, शरीर। तो ये हमने कहा बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन करने का सिस्टम है ना, बॉडी का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमें तो यहां पर क्या देखना है, हमें यहां पर ये देखना है कि जो एनिमल जिसको आपने पहली बार देखा है और उस एनिमल का आइडेंटिफिकेशन किया है, वो कैसा एनिमल है। वो एनिमल, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि आपने किसी एनिमल को देखा, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, आपको ये देखना है कि वो एनिमल कैसा है। मतलब वो एनिमल कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ये सबसे पहला पॉइंट है, नोट किया जाता है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कि एनिमल कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अगर वो एनिमल कैसा है, यूनिसेलुलर है, तो हम कहेंगे उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंगल सेल का बना हुआ है। जैसे आपने कहा, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा हुआ है, देखिए अमीबा इस तरीके से होता है, आपने पढ़ा हुआ है। आपने यूग्लिना के बारे में पढ़ा हुआ है, यूग्लिना की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को, ऐसा होता है, यूग्लिना होता है। पैरामीशियम आपने पढ़ा हुआ है, इस पैरामीशियम को कहते हैं हम स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। इस तरीके से होता है पैरामीशियम, बॉडी के ऊपर बहुत सारी होती है, सीलिया, ये सब आपने काफी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए। इन सभी एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो किसके बनी होती है, सिंगल सेल से बनी होती है। तो हम ये कहेंगे इस एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आगे बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है ना। तो आपको सभी चीजों को आराम से समझना है। हमने कहा एनिमल है वो यूनिसेलुलर नहीं है, एनिमल कैसा है, मल्टी सेलुलर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा उसकी जो मल्टी सेलुलर बॉडी है उसमें क्या टिश्यूज का डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसमें ऑर्गन लेवल पे आ गए हैं, या उसमें सिस्टम्स बन गए। इस बेस पे एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उसी को हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको अभी समझिएगा कि किस तरीके से आप इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जो आपको समझाया मैंने उन्हीं बातों को लिखा है कि एनिमल्स कैसे होता है, सेलुलर लेवल पे हो सकते हैं, मींस द सेल्स आर द लूजली अरेंज्ड और द यूनिसेलुलर। डिवीजन ऑफ लेबर होगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सेल्स जितनी किसी मल्टीसेलुलर बॉडी में जो सेल्स होती है उन सभी का पर्टिकुलर जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफाइड होता है, डिवीजन होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो आप देखेंगे किसी स्कूल या कॉलेज में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनका जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है। फिजिक्स के सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के सर केमिस्ट्री और बायो के सर बायो पढ़ाएंगे। तो सभी टीचर्स का फंक्शन क्या किया हमने, डिवाइड कर रखा है। ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर मल्टी सेलुलर बॉडी है
or each and every cell has a specific function, then we can say that division of labor occurs in that animal. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज वाले जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। जैसे मैंने आपको अभी बताया, समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है, समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं क्या करती हैं? आपस में मिल करके टिश्यूज बनाती है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टिश्यूज बोलते हैं। तो अगर किसी एनिमल की बॉडी में ये सारी सेल्स मिल करके टिश्यूज बना लें तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इन्हीं चीजों को धीरे धीरे समझते जाएंगे तो अपना क्या होगा, टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। उसी बात में बात करते हैं, जब टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंपाइल्ड हो जाएंगे तो टिश्यू से क्या बन जाएंगे? टिश्यू से बन जाएंगे ऑर्गन्स बन जाएंगे, और ऑर्गन्स बन जाएंगे तो उसको हम शरीर को क्या बोलेंगे? बॉडी ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चीजों को आपको समझना है, रटना नहीं। और रॉट लर्निंग करेंगे तो आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो अपना जो प्राइमरी एम है वो है कि आप आराम से टॉपिक्स को समझते हुए चलें। चलिए, फिर आ गया सबसे एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आ गया। इसमें ऑर्गन भी है और सिस्टम भी है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एग्जाम्पल में देखा हुआ है हमारी बॉडी के। मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैंने लिखा स्टोमक। स्टोमक इज ए पर्टिकुलर ऑर्गन, ये एक स्टोमक ऑर्गन है। स्टोमक के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी क्या है? एक ऑर्गन है। ऐसा ही इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सारे बॉडी के पार्ट मिलकर के क्या बना लेंगे? एक सिस्टम बना लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्या कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है जिसमें ऑर्गन्स भी है और सिस्टम्स भी है। ह्यूमन की बात करें, हमारे अंदर आपने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, दैट्स व्हाई हम उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर देखें, अब यहां पर मैं कुछ आपको वेरिएशंस के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर देखें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या है? कुछ टर्म्स है, उसको आपको समझना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? वी ऑल नो दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हैं ना हम एलिमेंट्री कैनाल को, तो हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जैसे कि लीवर हुआ और पैंक्रियास हुआ एंड अदर ग्लैंड्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? एक आगे की ओर ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम माउथ बोलते हैं, और दूसरी होती है पोस्टीरियर ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं एनस। यानी कि एक होता है इसके अंदर हिंदी में कहें तो मुख, और दूसरी तरफ क्या होती है इसके गुदा। तो अगर किसी एलिमेंट्री कैनाल में दोनों ओपनिंग है, माउथ भी है और एनस भी है, तो इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्टेड माउथ एंड द एनस बोथ इज कॉल्ड एज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल में केवल और केवल क्या हो? केवल और केवल एक ही ओपनिंग हो, स्पेसिफाइड नहीं हो माउथ और एनस, तब हम उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। जैसे प्लेटी एलिमेंथीज के एनिमल्स होते हैं, टीन या सोलियम है, इन सभी में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसीलिए सेकेंडली पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड हो गया। हमारे अंदर आप क्या देखते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे अंदर हम देखते हैं कि ब्लड फ्लोज इनटू द क्लोज्ड वेसल्स। हमारे शरीर में रक्त का संचरण हृदय यानी कि जो हार्ट की बात करें, हार्ट में और उसके अलावा
आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो करता है। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो कॉकरोच है, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स होते हैं, टिश्यूज आर बाथ्ड इन द ब्लड, टिश्यूज उस ब्लड में भीगे हुए रहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये देखिए कुछ मैंने एग्जांपल्स बता दें। ये यूग्लिना का डायग्राम है, कौन सा है? सेलुलर ग्रिड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर मैंने ये दिया है एक एनिलिडा का एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज द थर्ड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? द टाइटल इज द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। अब आपको ये समझना है ये जर्मिनल लेयर्स क्या होती है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक लेयर बोलते हैं। आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है एक स्टेज के बारे में जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, वैसे तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिटेल आएगी। ये होता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है? वेजेटल पोल से सेल्स अंदर की ओर एंट्री करती है, इस तरीके से जैसे हमने किसी गुब्बारे को अंदर से दबा दिया है ऐसे। ओके, तो यहां पर एक माउथ बन गया है और इस माउथ को हम क्या बोलते हैं? ये तो होता है माउथ है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। और ये ब्लास्टुला था सिंगल लेयर्ड, ये देखिए सिंगल लेयर है इसके ऊपर। फिर क्या हुआ कि इस ब्लास्टुला से एक एम्ब्रियो बन गया जो था ट्रिपल लेयर्ड, और इस ट्रिपल लेयर्ड जो एम्ब्रियो है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो हमने कहा गैस्ट्रुला कैसा होता है? गैस्ट्रुला होता है ट्रिपल लेयर्ड होता है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, एकदम एक टिपिकल की बात कर रहा हूं, डबल वाला भी बताएंगे आपको। ये होता है गैस्ट्रुला इज ए एम्ब्रियोनिक स्टेज कंसिस्टेड ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स एंड दीज जर्मिनल लेयर्स आर कॉल्ड एज आउटर एक्टोडर्म, middle layer is called as mesoderm and the endoderm, innermost layer is called as the endoderm होता है। अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियो में, अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियो में ये तीनों लेयर्स हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तब हम उसे कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिपल हो गया। और अगर 2 लेयर है तो उसे कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो यहीं पर ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, आप इसमें देखेंगे पहला नाम लिखा मैंने डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, द एम्ब्रियो ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव 2 जर्मिनल लेयर्स, दैट्स व्हाई नेम इज द डिप्लोब्लास्टिक, एंड द अदर फॉर्म इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एज इट्स नेम इम्प्लाई। ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3 means these animals consisted of ectoderm, mesoderm and the endoderm, and the third variety is the tissue specialization, more complex format होता है। तो इसी के बारे में अभी हम समझेंगे। The diploblastic animals, the animals with the 2 primary tissue layer। यहाँ पर देखें आप इस फिगर के अंदर जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें यहाँ पर ये देखिए डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक में ये जो बाहर की लेयर है ये कौन सी है? एक्टोडर्म है। यहाँ पर देखें आप, ये है एक्टोडर्म है, ये बाहर है। दोनों में डिप्लो और ट्रिप्लो दोनों में एक्टोडर्म है। इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म, वो भी है दोनों, ठीक है ना। ये एक्टोडर्म है और ये 2 नंबर पे क्या है? एंडोडर्म है। Both ectoderm and endoderm are found in the diploblastic and the triploblastic, and the third important layer is the mesoderm, middle layer। ये केवल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होते हैं। तो ये हमें क्या है, इनके एनिमल्स के डेवलपमेंट को भी समझना जरूरी है इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। तो जब हमें कोई न्यू एनिमल को हम डिस्कवर्ड करते हैं तो हम उसका डाइसेक्शन करके देख लेंगे, या उसकी एम्ब्रियो मिल गया तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ मेनी जर्मिनल लेयर्स आर फाउंड द पर्टिकुलर एनिमल। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, द मोस्ट एनिमल्स including the vertebrates and the invertebrates are the triploblastic, meaning they have the 3 primary tissue layer called the ectoderm, mesoderm, the endoderm। ये हम क्लासिफिकेशन के जब चैप्टर शुरू होगा आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर सिंपल सी बात कहूँ, एक सिंपल सी बात, एनिमल्स में एक कैटेगरी आएगी जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये कौन सा मैं नाम लिख रहा हूँ देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटाइहेल्मिन्थीज। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है ये वो एनिमल्स हैं जो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हुए थे। इनकी डिटेल आगे की तरफ पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है, बॉडी पे 2 लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया, और अगर 3 लेयर है तो वो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आपको नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री, ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेस है। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है उसको भी देखेंगे, एंड पैटर्न्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में ही हम समझेंगे। देखिए सिमेट्री को अगर मैं हिंदी में अगर पहले आपको समझाऊं तो सिमेट्री को हिंदी में हम बोलते हैं सममिति, सम और मिति, सममिति बोलते हैं इसको। ओके, सम का मतलब होता है समान और मिति का मतलब होता है प्लेन, उसको बोलते हैं प्लेन। समान प्लेन, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर दो इक्वल प्लेन आते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो सममित है। अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे सममित का मतलब क्या होता है ना। सिमेट्री का मतलब ये होता है दो सिमेट्रिकल पार्ट, सिमेट्री बोलते हैं ना सिमेट्रिकल पार्ट, हम कहते हैं दो चीजें सिमेट्रिकल है मतलब दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो उसी पे तो हम कहेंगे बॉडी की जो सिमेट्री होती है उसके बेस पे एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज, द एसिमेट्रिकल एनिमल, बाइरेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल, एंड फोर्थ कैटेगरी इज द बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, देन व्हाट इज द एसिमेट्रिकल एनिमल्स, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए मैं एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए जैसे मैंने बात की अमीबा की, अमीबा एक इर्रेगुलर शेप में होता है, अमीबा है वो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने लिखा है अमीबा को अमोइबा, अमीबा डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है, ये इर्रेगुलर शेप में। अगर मैं इसको मान लेते हैं कि अगर मैं इसको अगर क्लिप करने की कोशिश करता हूं कि मैं इसको काट देता हूं इस तरीके से, अगर मैंने ऐसे इसको कट किया तो क्या होगा, दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। इसको मैं ऐसे अगर कट कर दूं तो भी इसमें दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कट एन अमीबा इनटू द टू इक्वल हाफ्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल एनिमल। अगर किसी एनिमल को आप किसी भी एंगल पे कट कर दें और दो इक्वल हाफ नहीं बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल बोलते हैं। Asymmetry refer to the absence of any kind of symmetry in an animal's body plane. ओके, तो ये होता है एसिमेट्रिकल एनिमल होती है बात। चलिए अभी हम आगे की तरफ देखते हैं बाइरेडियल सिमेट्री के बारे में, ये क्या चीज होती है। द बाइरेडियल सिमेट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये मैं आपको तब समझा पाऊंगा, आपके लिए आसान रहेगा जब मैं पहले रेडियल और बाइलेटरल को समझा दूंगा, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं कि बाइरेडियल सिमेट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियल एंड द बाइलेटरल सिमेट्री। So at first we have to understand, we have to learn about the radial and the bilateral symmetry. Then we will be able to understand the biradial symmetry. तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है रेडियल सिमेट्री एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द रेडियल सिमेट्री। देखो आपको मैं डायग्राम समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते हैं कोई एनिमल है, उसकी जो बेसिक शेप है, मान लेते हैं कि कोई एनिमल है उसकी बेसिक शेप है इस तरीके से, सिलिंड्रिकल फॉर्म है ना, ये एनिमल एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसा सिलेंडर बना हुआ है। ओके, अब ये जो सिलिंड्रिकल एनिमल है इसको मुझे क्या करना है, कट करना है। मैं कैसे कट कर रहा हूं आप देखें, इसके बीच में से मैंने इसको कट कर दिया, यहां से मैंने इसको काटने की कोशिश की, इसको मैंने यहां से मिडिल से कट कर दिया है। कहां से किया, वो भी कहां से, एक्सिस के थ्रू मैंने इसको कट किया। तो देखिए इसके कितने पार्ट बन रहे हैं, जैसे मैंने इसको कट किया तो इसके दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे। आप देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, हालांकि ऑनलाइन डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मुझे पता है आप आराम से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए इस तरीके से बर्थडे के केक की तरह मैंने बीच में से कट लगा दिया, तो ये कितने बन गए, इसके दो इक्वल हाफ्स बन गए। ओके, ये दो इक्वल हाफ्स हो गए। लॉन्गिट्यूडनली मैंने इसको कट किया है, दो इसके इक्वल हाफ बन गए। अभी मान लेते हैं कि मैं इसको एक बार और कट कर देता हूं इस तरीके से, कहां से, इस प्लेन से। देखिए यहां से लेके यहां से जैसे हमने एक चाकू से कट लगा दिया इस तरीके से, तो इसके कितने पार्ट बन जाएंगे, 4 पार्ट बन जाएंगे। तो यहां पे आप एक और चीज को नोटिस कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। देखिए जो भी सिलिंड्रिकल शेप होती है उसमें अपर सरफेस कैसी दिखाई देती है, आपने देखा हुआ है कैसा है अपर सरफेस, सर्कुलर सरफेस होती है। ओके, जब मैंने यहां से कट किया यानी कि इसको डायमीटर पे मैंने कट किया है ना, एक लाइन आप जानते हैं डायमीटर होती है जो सेंटर से पास ऑन होती है। फिर मैंने इसको 90 डिग्री पे कट किया, फिर मैंने अगेन कट किया,
मेरा कहने का मतलब है whenever we cut these animals on the diameter, तो क्या होगा, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रही है, रेडियस बन रही है, ये बन गई डिफरेंट डिफरेंट रेडियस बन गई है, ये रेडियस बन गई है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रेडियल सिमेट्री। इस एनिमल का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन को काट देंगे इस तरीके से तो वो कैसा दिखाई देगा, एक कार्ड व्हील की तरह दिखाई देगा, रेडियस ही रेडियस बन जाती, ईच एंड एवरी क्लीवेज प्लेन शोइंग जस्ट लाइक द रेडियस ऑफ ए कार्ड, इसलिए नाम रखा गया रेडियल सिमेट्रिकल है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके एग्जांपल आप पढ़ेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में। अगर मल्टी सेलुलर बॉडी है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी सिमेट्री है, उसी के हिसाब से हम आगे और क्लासिफाई करते चलेंगे। द रेडियल सिमेट्री इज अ टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन एनिमल्स बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकल अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके अराउंड जैसे हमने कट लगाया, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, ये फर्स्ट मैंने कट लगाया तो भी इक्वल पार्ट बनेंगे, यहां से कट लगाया तो भी इक्वल पार्ट बनेंगे, यहां से कट लगा दिया तो भी क्या बनेंगे, इक्वल पार्ट होंगे। तो जब भी हम उसको डायमीटर से काटते हैं तो इक्वल हाफ आते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ वही बॉडी सिमेट्री की जो मैंने बात कही आपको, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक एनिमल होता है हाइड्रा, है ना, इस हाइड्रा को मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ। हाइड्रा आता है सिलेंड्रेटा में, और ये सिलेंड्रेटा कैटेगरी है, वो क्लासिफिकेशन है, आगे के पार्ट्स में आप डिटेल में समझ पाएंगे। ये एक एनिमल है, हाइड्रा होता है, और इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है, टेंटेकल्स होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं जिसे ये मूवमेंट करता है, इस तरीके से ये टेंटेकल्स होते हैं। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं अपने, ये हो गए टेंटेकल्स हो गए, इस तरीके से एनिमल्स होता है। इस एनिमल को क्या करना है, हमें कट लगाना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक सिलेंडर का एग्जांपल दिया, ऐसे मैंने कट लगाए। देखें, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको अपने कोशिश करते हैं कि 3D फॉर्मेट में मैं आपको समझा पाऊं। इस तरीके से मैंने इसको कट लगा दिया, पहला कट यहाँ लगा दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको इस प्लेन पे और कट लगाया। ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम को समझिएगा, यहाँ पे मैंने इसको और कट कर दिया, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर कट लगा दिया। यानी मैं आपको इस प्लेन को यहाँ समझाऊंगा तो आप और आराम से देख पाएंगे। सिलेबस करने में जल्दबाजी तो करनी नहीं है, आपको पहले चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि मैंने ये कहा कि मैंने इसको इस तरीके से कट लगाए हैं। यहाँ पर देखें, आप सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, आराम से समझ पाएंगे। और मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आपको डायग्राम भी वैसा दे दूं ताकि समझ। देखिए ये ऐसा बन गया ना, ये 90 डिग्री पे कट लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये 90 डिग्री पे कट लग गया, तो कितने बन गए, 4 पार्ट बन गए। इस तरीके से एनिमल को हम बार बार क्या करें, डिवाइड करते रहेंगे तो बॉडी सिमेट्री है वो आपको रेडियल, ये कौन सी सिमेट्री है, ये सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री की मैं बात कर रहा था। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, दीज आर द रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अपना प्राइमरी एम होना चाहिए, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, और अदरवाइज है फिर पढ़ने से मतलब नहीं रहेगा। चलिए अब अपने आगे की ओर फिर देखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री को मैं आपको समझा देता हूँ। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे एक एनिमल बना देता हूँ, इंसेक्ट को। ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट में क्या होती है, यहाँ पर आई होती है, ये हेड हो गया, हेड के बाद में क्या होता है, थोरैक्स होता है। साथ साथ में आप डायग्राम को ड्रॉ करना भी सीख लो आगे, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव एग्जाम इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से ये क्या है, एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट है तो इसका विंग बनाना भी जरूरी है अपने को। मैं यहाँ पे इसका एक बार के लिए एक विंग बना देता हूँ। इस तरीके से इसमें होते हैं, विंग्स होते हैं, ये आपने देखा हुआ है, चाहे वो हाउस फ्लाई है चाहे वो हनी बी है, इन सभी का एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब आप ये देखो पहले कि इस एनिमल को आपको क्या करना है, 2 इक्वल हाफ्स में कट लगाना है। अब देखो, अगर मैं इस एनिमल को ऐसे कट लगाता हूं, इस फर्स्ट प्लेन पे 2 इक्वल नहीं बन रहे हैं, इस लाइन के ऊपर अलग स्ट्रक्चर है, नीचे अलग स्ट्रक्चर है। इस एनिमल को मैं अगर यहां से कट लगा देता हूं तब भी क्या होंगे, इक्वल 2 हाफ्स बनेंगे ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, तो देखेंगे आप कि आपके पास में केवल और केवल एक ही रास्ता है। यहां से अगर इस एनिमल को यहां सेंटर में से यहां से मैं अगर क्लीव करता हूं तो ही इसके क्या बनेंगे, 2 इक्वल हाफ बनेंगे। ओके,
तो क्या हुआ, किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं तो अपर जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं, नीचे की सतह को वेंट्रल कहते हैं। इस इंसेक्ट को जब यहां से सेंटर में से क्लीव करेंगे तो क्या बन गया, इसके आप देखो एक इधर क्या है, इसमें इधर भी क्या है, एक लेटरल साइड है। ओके, इसके राइट साइड में भी क्या है, यहां पर भी क्या है, एक लेटरल साइड आपको दिखाई दे रही है। तो बीच में से कट काट कर दिया आपने तो कितनी आ गई, 2 आ गई आपके पास लेटरल, और 2 को हम क्या बोलते हैं, बाई। तो इसका नाम हो गया बाई लेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ओके, ये क्या कहलाती है, बाई लेटरल सिमेट्री होती है। 2 लेटरल साइड बन गई इसलिए बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग बना देता हूँ एक सिंबॉलिक फॉर्म में। ह्यूमन की अगर बॉडी को देखते हैं तो ये हो गया हेड, हेड के बाद मैंने बना दिया यहाँ पे इसका हैंड बना दिया है, ये यहाँ पर मैंने बना दिया इसका ट्रंक, और ट्रंक के बाद में अगर मैं एक सिंबॉलिक तरीके से इसकी लेग्स भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन डायग्राम में तो आप समझाने के लिए करेंगे, वह के तो कॉपी में आप आराम से कर पाएंगे। इस एनिमल को मैं जब यहाँ से कट करता हूँ ना, इस जगह से, ये वाला जो एक्सिस है इस एक्सिस से कट करेंगे तभी इसमें 2 इक्वल हाफ बनेंगे। एक लेफ्ट का हो गया लेटरल और एक दूसरा हो गया इधर का लेटरल। तो यहाँ पर भी हो गई लेटरल साइड हो गई है और इधर भी क्या हो गई है, लेटरल साइड हो गई है। तो इस सिमेट्री का नाम क्या होगा ह्यूमन बीइंग में, इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी कौन सी है, बाइलेटरल सिमेट्री। अब मुझे ये बताओ इसमें आपको रोट लर्निंग की कहाँ जरूरत है, सब कुछ तो क्लियर हो रहा है। इस एनिमल को अगर ऐसे कट करेंगे 2 इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें आप ध्यान से सुनिएगा, केवल एक ओनली ए सिंगल एक्सिस है ना, ओनली ए सिंगल एक्सिस ही ऐसा है जिससे आप इसको क्लीव करेंगे तो 2 इक्वल हाफ बनेंगे। ओनली ए सिंगल एक्सिस ही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। यहीं पर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री द हॉलमार्क ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी है जिसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने अभी बोल के बताया वही आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री इज ए टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड। देखिए, द एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स along a single plane। अभी मैं आपको ही कह रहा था, ओनली सिंगल प्लेन से ही इसको आप 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शनल एडवांटेज ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन दिस अर्थ are the bilateral symmetrical. Then what is the advantage or the significance of this bilateral symmetry? The bilateral symmetry is associated with the directed movement, allowing animals to move forward with the greater efficiency. ये इसका क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। And organs and the structure within the bilateral symmetrical animals are oftenly arranged in a linear fashion. These are the importance of the bilateral symmetry. तो आप ये पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा और मैं आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सिलोम। अब पहले आप समझेंगे बॉडी सिलोम क्या है, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाता हूं, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, सिंप्लीफाइड डायग्राम है। देखिए, एक एनिमल, जैसे मान लेते हैं कि एक एनिमल है इस तरीके से है और इलोंगेटेड एनिमल है। ओके, ये एक एनिमल है, इलोंगेटेड है इस तरीके से, और इसकी आउटर लेयर कौन सी है, आउटर होती है स्किन। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है, इसकी स्किन है। और इस एनिमल के अंदर की तरफ क्या है, इस एनिमल के अंदर होती है एक एलिमेंट्री कैनाल। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई है। उसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एलिमेंट्री कैनाल, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। ये हो गई है एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल। स्किन किसकी बनी होती है, स्किन बनी होती है एक्टोडर्म की, तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूं, ये है एक्टोडर्म का ओरिजिन है। और एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है एंडोडर्म से, इसका ओरिजिन होता है। ओके, और इन बिटवीन दिस एलिमेंट्री कैनाल, इन बिटवीन दिस एलिमेंट्री कैनाल क्या भरे रहते हैं, यहाँ पे मस्कुलर पार्ट होते हैं, बॉडी के मस्कुलर पार्ट होते हैं। यहाँ पे ये सारा जो पार्ट है ये सारा मस्कुलर पार्ट है। मैंने कहा स्किन है एक्टोडर्म,
एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म है, तो ये सारा मस्कुलर पार्ट किसका बना होता है? ये सारा मस्कुलर पार्ट बना हुआ है मेसोडर्म का। ये सारे जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ये मस्कुलर पार्ट है। ये क्या है? ये है मेसोडर्म का पार्ट है। अब यहां से आपको समझना है अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है। इस एनिमल को देखिए, मैं यहां से कट लगा रहा हूं। यहां मान लेते हैं कि हमने एक चाकू लिया और चाकू से इसका कट लगा दिया। कट लगाने पर क्या हुआ? ये ऐसा बेलनाकार है ना, सिलिंड्रिकल है, तो क्या हुआ? ये ऐसा दिखा दिया। जैसे आप मान लेते हैं किसी गाजर को काटेंगे, मूली को काटेंगे, तो कैसे एक सर्किल आते हैं ना आपके पास में, ये एक सा सर्किल हो गया, आउटर सर्किल है। और आउटर सर्किल किसका बना हुआ है? हमने कहा आउटर सर्किल बना हुआ है इसका एक्टोडर्म का, ये तो हमने देख लिया था। और अंदर की तरफ क्या होती है? अभी आपने देखा था, अंदर थी एलिमेंट्री कैनाल, ये आपको मैंने बता दिया था। ये क्या है? एंडोडर्म की बनी हुई है, एंडोडर्म हो गया। और उसके बाद में इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडिल में क्या है? इनके मिडिल में मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है आपका मेसोडर्म। ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है? ये वाला पार्ट है मेसोडर्म का है। ये सारा पार्ट हो गया मेसोडर्म का। ये हो गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मेसोडर्म हो गया। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं इस पे लेयर तो आगे तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ये एनिमल्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अब ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसमें बाहर हो एक्टोडर्म, ऐसे हो एक्टोडर्म, अंदर हो एंडोडर्म, और उसके बीच का पूरा स्पेस भरा हुआ है मेसोडर्म का, यानी कि देयर इज नो स्पेस फाउंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिलोमेट्स। ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सीलोम एनिमल इज क्लासिफाइड in the acoelomate, pseudocoelomate and the truecoelomate. What is the mean of A? Here A means absent. And what is the coelom? And coelom means the cavity. The animals divide of a cavity inside the body, or we can say the absence of cavity, absence of the coelom is called as the acoelomate. तो यहाँ पर ये लिखा the mesoderm is completely filled between the ectoderm and the endoderm, so there is no empty space found in between. और इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसकी डिटेल आएगी अभी क्लासिफिकेशन में। अभी मैं बॉडी के आपको बनावट बता रहा हूं, इसका ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप समझ पाएंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या होता है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट मैं अभी नहीं समझाऊंगा आपको, ये बाद में, पहले पढ़ेंगे ट्रूसिलोम क्या होती है। ट्रूसिलोम को आप जब समझेंगे तब आपको सीडोसिलोम का हम डिस्कशन करेंगे। देख, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ऊपर के एनिमल के अंदर, यहाँ पे किसी एनिमल को इसी तरीके से हमने कट किया, ट्रांसफर सेक्शन को काटा, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म की, और इस एक्टोडर्म के अंदर की और लेयर किसकी है? एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एंडोडर्म होता है। अब यहां से आपको समझना है एक नया पैटर्न। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा बाहर की ओर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म की। देखिए बच्चों, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, टॉपिक को समझना है तो रिलैक्स में समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। सिलेबस को जल्दी करने के चक्कर में आपका अगर कुछ छूट गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए अपने वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझ में आए। हमने कहा बाहर है एक्टोडर्म में, अंदर है एंडोडर्म। अब यहां पर देखें, एक्टोडर्म के अंदर की तरफ यहाँ पे एक लेयर होगी मेसोडर्म की। यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, एक्टोडर्म के अंदर की तरफ क्या है? एक मेसोडर्म की लेयर है। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने कहा एक्टोडर्म के अंदर है मेसोडर्म, और ये जो एंडोडर्म है ना, इसके बाहर यहाँ पे ये एंडोडर्म के बाहर भी क्या है? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म की देखें दो लेयर बन गई है ना। मेसोडर्म की क्या बन गई है? दो लेयर बन गई है। मैं नाम लिखता हूं, देखिए आप समझिएगा। एक तो ये लेयर है जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, वहां समझिएगा, और दूसरी मेसोडर्म का है यहाँ पे। तो हम ये कह रहे हैं एक्टोडर्म है, इसके तो नीचे की तरफ क्या है? एक्टोडर्म के नीचे की तरफ है मेसोडर्म, और एंडोडर्म है
इसके बाहर क्या है, इसके बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, मेसोडर्म है। और यहाँ पर देखें इसके बीच में क्या स्पेस बचा हुआ है ना, इस स्पेस को कहते हैं बॉडी सिलोम बोलते हैं। ये बॉडी सिलोम कौन सी है, ये बॉडी सिलोम होती है ट्रू सिलोम, वास्तविक देह गुहा बोलते हैं इसको, वास्तविक देह गुहा। अभी आप डायग्राम में समझ पाएंगे, अभी बहुत सारे आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रू सिलोम, तो हियर ऑलरेडी रिटन इन दिस स्लाइड द बॉडी सिलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म। मेसोडर्म से कंप्लीट कवर्ड है, क्योंकि एक्टोडर्म के अंदर मेसोडर्म है, एंडोडर्म के बाहर मेसोडर्म है, तो बीच का स्पेस किससे लाइंड है, कंप्लीटली मेसोडर्म से बना हुआ है, मेसोडर्म से लाइंड। ऐसी जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी कैविटी को हम बोलते हैं ट्रू सिलोम बोलते हैं। ट्रू सिलोम की डेफिनेशन क्या हुई, ट्रू सिलोम की डेफिनेशन हुई द बॉडी सिलोम विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, वह देह गुहा जो पूर्णतः मेसोडर्म से घिरी रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक देह गुहा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सीडो सिलोम के अंदर। ओके, सीडो सिलोम की अब बात करते हैं, इसको भी समझना है। नाम तो खुद ही बता रहा है ना कि ओरिजिनल सिलोम ट्रू सिलोम तो वो है जो कंप्लीटली किससे लाइंड है, मेसोडर्म से। अब इसका अपोजिट चल जाओ, अगर ऐसी बॉडी सिलोम है जो बॉडी सिलोम कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रू सिलोम। तो डेफिनेशन तो हो गई, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ट्रू सिलोम का डिस्कशन करेंगे बाद में, पहले ट्रू सिलोम को समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये कैसी होती है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इस स्लाइड में कन्फ्यूजन सा ना दिखाई दे, उसे आपके लिए इजी रहेगा और अपने स्पेस मिल जाएगा डायग्राम को, नया डायग्राम बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे अपने लेते हैं सीडो सिलोम की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कहा सबसे बाहर की ओर तो क्या होगी, सबसे बाहर की ओर होती है एक्टोडर्म, ये होगी एक्टोडर्म। दोबारा एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं, है ना। दोबारा ये यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, एक बार अगेन अपने ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो मैंने कहा कि सबसे बाहर की ओर तो क्या है, ये यहाँ पर होती है एक्टोडर्म, सीडो सिलोम में एक्टोडर्म है। और इस एक्टोडर्म, ये वाली जो लेयर है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि स्किन होती है और ये क्या है, एक्टोडर्म की बनी होती है। और इसी तरीके से अंदर मैंने कहा क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ये अरेंजमेंट तो तीनों में सेम है, ए सिलोमेट को चाहे आप सीडो सिलोमेट कहते हैं, ट्री सिलोमेट, आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज द एंडोडर्म। अब डिफरेंस कहाँ आ गया है, डिफरेंस ये आ गया है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेसोडर्म के पाउच होते हैं, यहाँ पे मेसोडर्म के पाउच है, मेसोडर्म के पाउचेज है यहाँ पर होते हैं, ये है मेसोडर्म के पाउच है, ये क्या है, मेसोडर्मल पाउचेज है, मेसोडर्म है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीडो सिलोम कहते हैं। सीडो मीन्स क्या होता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है, सीडो का अर्थ होता है, सीडो मीन्स होता है फॉल्स। और ट्रू तो वो होती है जो कि कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइंड होती है। ये कंप्लीटली लाइंड नहीं है मेसोडर्म से, मेसोडर्मल पाउचेज होता है। मेसोडर्मल पाउचेज आर फाउंड इन द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीडो सिलोम। ये तो आप डायग्राम में समझ ही पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आ रहे हैं, इसको आप देखें जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये जो कैविटी है, बॉडी कैविटी किस तरीके से होती है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर ये मैंने एक प्लेटियलमंथीज का एनिमल लिया है जिसके एग्जांपल को, ठीक है ना, ये आ गया, देखिए ये एनिमल आ गया प्लेटियलमंथीज का। यहाँ से मैं हटा दूंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे देगा। ये यहाँ पर आ गया एनिमल प्लेटियलमंथीज का प्लेनेरिया का फिगर है। और प्लेनेरिया के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सबसे बाहर की ओर क्या, ये एनिमल को जब हमने कट किया ट्रांसफर सेक्शन में, ट्रांसफर सेक्शन को हमने बनाया, तो इसके ट्रांसफर सेक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके ट्रांसफर सेक्शन में आप देख पाएंगे बाहर एक्टोडर्म है, उसके बाद में एंडोडर्म है। ये आ गया बॉडी की कवरिंग में, बाहर क्या हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया, उसके अंदर एंडोडर्म, और ये कंप्लीटली मेसोडर्म भरा हुआ ए सिलोमेट हो गया एनिमल से। यहाँ पर हमने बात की किसकी, राउंड वर्म की। एस्केरिज एनिमल होता है, एक्टोडर्म के अंदर तो मेसोडर्म है लेकिन एंडोडर्म के बाहर मेसोडर्म नहीं है, क्योंकि पहली शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है द बॉडी सिलोम विच इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द मेसोडर्म। तो हियर क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी दैट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट अंडर द एक्टोडर्म। ये देखिए मेसोडर्म इज प्रेजेंट अंडर द एक्टोडर्म,
बट देयर इज नो मेसोडर्म आउटसाइड द एंडोडर्म। अगर एंडोडर्म के बाहर हो जाती मेसोडर्म तो हम इसको क्या बोलते, ट्रूसिलोम बोलते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉल्सोसिलोम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट आपके पास में एग्जांपल आ रहा है ट्रूसिलोम का। यहाँ पर देखें इसके अंदर बाहर कौन सा है, सबसे बाहर आउटर लेयर है एक्टोडर्म की है, ये एक्टोडर्म हो गया। सबसे अंदर हो गया एंडोडर्म हो गया। तो ये कंप्लीट लेयर किससे होती है, मेसोडर्म से लेयर्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रूसिलोम। देन we can say the animals can be classified on the basis of the body coelom. On this base the body coelom is of three types, the acoelom, pseudocoelom and the trucoeloms। तो यहाँ पे ये होगी बात आपके बॉडी सिलोम की बात कर रहे थे हम। चलिए अब ये एक और टाइप है, देखिए सेगमेंटेशन के बारे में, एनिमल्स में कितने टाइप के सेगमेंट्स होते हैं उसी के बारे में आपको समझना है। यहाँ पे मैं कुछ पहले डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, आपको समझिएगा उसको। देखो एक ऐसा एनिमल है, इस तरीके से मैं आपको एक लंबा सा बना देता हूँ, डायग्राम ले लेते हैं अपने। हाँ, एक ऐसा एनिमल है, जब उसको हमने बाहर से देखा तो ये ऐसे सेगमेंटेड था। जैसे मैं नाम भी ले लेता हूँ इसका, कौन सा है, जैसे मान लेते हैं अर्थवर्म है, अर्थवर्म में बना हुआ है। फेरिटीमा पोस्टुमा बोलते हैं अर्थवर्म को, और एनिलिडम आता है। इसके डिटेल का डिस्कशन तो मैंने आपको जैसे ही कहा कि एनिलिडा की आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है, इसके सेंटर में होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हमने बना दिया इसकी सेंट्रल में एलिमेंट्री कैनाल को बना दिया है ऐसे। अब इसकी बॉडी में ये जो सेगमेंट बने हुए ना, ये केवल बाहर से नहीं है, अंदर तक है, ये सेगमेंटेड है। इसकी बॉडी है, जो बाहर आपको फोल्डिंग दिखाई दे रही है वो अंदर तक है ऐसे, इसकी बॉडी है वो सेगमेंटेड है इस तरीके से। तो अगर किसी एनिमल की बॉडी इस तरीके से कंप्लीटली सेगमेंटेड हो, सेगमेंटेड का मतलब हो गया पूरी बॉडी की जो कैविटी है वो कैसे बन गई है, कंपार्टमेंट्स में बन गई है। ये जो बॉडी की जो कैविटी है एक्टोडर्म और एंडोडर्म बीच में, ये वाली जो कैविटी है वो कैविटी कैसी हुई है, सेगमेंटेड हो गई है। ये बॉडी कैविटी होगी सेगमेंटेड है, इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। अब देखो अगर कोई ऐसा एनिमल हो जिसकी बॉडी के अंदर हम ये कहें कि बाहर से तो हमें ये सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हो, बाहर से सेगमेंटेड दिखाई दे रहा है और अंदर इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी है, लेकिन इस एनिमल में क्या हो रहा है, इस एनिमल के अंदर की जो कैविटी है, ये वाली जो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी सेगमेंटेड नहीं है, सुपरफिशियली सेगमेंटेड है। बाहर देख रहे हैं ना, सुपरफिशियली सेगमेंटेड है, अंदर से सेगमेंट नहीं है, अंदर पूरा खुला स्पेस है। जबकि इस अपर वाले में आप क्या देख रहे हैं, ट्रू सेगमेंटेशन में, यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन में है कि सेगमेंट स्केल आउटर में नहीं अंदर भी है। तो ये जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ये नाम लिखा मेटामेरिज्म, और इसका एग्जांपल होता है एनेलिडा। ये एनेलिडा के जो एग्जांपल्स हैं मैं अभी आपको और इसका एक पिक्चर दिखा देंगे, तो क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉडी की ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन द ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स सेगमेंटेशन, या हम कहते हैं सुपरफिशियली सेगमेंटेशन की। ये देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पर मैंने बता दिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में। ये अभी मैं बॉडी इसकी बात कर रहा था कैविटी के बारे में। ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं। ये जो एनिमल है इसमें है फॉल्स सेगमेंटेशन यानी कि सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है, और ये किस में आता है, आर्थ्रोपोडा कैटेगरी होती है इसमें, आर्थ्रोपोडा उसमें होता है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है। और ये जो एग्जांपल है ये है एनेलिडा एनिमल का, एनेलिडा जिसमें आता है केंचुआ, अर्थवर्म को इसमें हम शामिल करते हैं, अर्थवर्म को, तो इसमें होता है ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं, ये देखिए कंपार्टमेंट है, बॉडी है वो डिवाइडेड रहती है इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड, ये कंपार्टमेंट बने ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बॉडी सिलोम होती है, डिवाइडेड होती है, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म या प्योर सेगमेंटेशन बोलते हैं। चलिए अब अपने पास में हम और बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन के बाद, ये है नोटोकोड। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ दिस नोटोकोड। इस डायग्राम में पहले देखें नोटोकोड क्या चीज होती है, रिलैक्स में रहिएगा आराम से, हर एक जो बात हम बोल रहे हैं और सभी बातों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको भी हम गूगल ड्राइव का एक लिंक दे देंगे, तो उसकी सहायता से आप और आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, इस फिगर को समझें
जिसको मैं अभी मार्क कर देता हूं। ये वाली ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाला फिगर, इसमें देखें आप, यहाँ पर ये येलो जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, जिसपे लिखा नोटोकॉर्ड, ये नाम देखिएगा आप, ये नोटोकॉर्ड है। ये बॉडी में बना होता है मेसोडर्म से। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड? तो हम कहेंगे मेसोडर्म, मेसोडर्म से डेवलप होता है ये वाला, ये जो नोटोकॉर्ड है ये है मेसोडर्म का। ये एक क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। कहां पे? यहां पर देखें, ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है एलिमेंट्री कैनाल है, ये वाली। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ये वाला, ये देखिए ये नोटोकॉर्ड है। और नोटोकॉर्ड के ऊपर होता है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, है ना। और ये जो तीसरी स्ट्रक्चर है, इसके फेरिंग्स के पास में, उसको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। ये वाले, इसको बोलते हैं गिल स्लिट्स बोलते हैं। ये है इसके गिल स्लिट्स है, ये है गिल स्लिट्स बोलते हैं। और ये जो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। दीज आर द 3 प्राइमरी बेसिक फीचर ऑफ any chordate. First is the presence of notochord, second is the presence of dorsal tubular nerve cord, and third is the presence of pharyngeal gill slit होता है। तो अगर किसी एनिमल में ये नोटोकॉर्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नॉन कॉर्डेट। ये जैसे नाम आया नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो नॉन कॉर्डेट हो गया, और एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट हो गया। और नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या कह दिया, कॉर्डेटा नाम कह दिया। नाम खुद ही बता रहा है कोड। यहाँ पर ये जो कोड बना है, इसको आप समझिए, कोड और एटा इस 2 वर्ड से बना हुआ है, कोर्डेटा। और कोड का मतलब क्या होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और एटा का मतलब क्या होता है, एटा मीन्स होता है बियरिंग। द एनिमल्स विच हैविंग ए रोड लाइक और द रोप लाइक स्ट्रक्चर एट द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, such kind of animals are placed into the chordata category। और साथ में आप देखें कोर्डेटा के अंदर हमने कहा, यहां 2 बातों को आपको समझना है। अभी कोर्डेटा के अंदर हमने कहा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है स्लाइड के अंदर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहां पर इसको करेक्शन में डाल रहा हूं, और आप ऐसा ना देखना कि ये गलत बन गया है। तो यहां पर देखें नोटोकॉर्ड, यहां पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये है एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तब नाम क्या होगा इसका, नॉन कॉर्डेट। ये करेक्शन में डालना। और यहाँ पे उल्टा काम हो गया, देखिए यहाँ पर आपको एब्सेंट नहीं है, यहाँ पे मैं करेक्शन में कर लेता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट हो गया, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट। अब बात आती है नोटोकॉर्ड में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो एम्ब्रियो है उसमें तो नोटोकॉर्ड होता है, और एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड है। यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो these animals consisted of notochord in the embryo as well as in the adult. Such kind of chordates is called as the protochordate. And what is the mean of the vertebrate? यहाँ पर इसका नाम खुद बता रहा है आपको, vertebrate. And what is the mean of vertebrate? Vertebrate means the vertebral column. हमारी बॉडी में आप देखते हैं डोर्सल साइड में होती है ना वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जैसे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होता है, जब हम मदर बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है तब तो उसमें नोटोकॉर्ड होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है तो क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। एक रीढ़ की हड्डी बन गई है वर्टिब्रल कॉलम। सच काइंड ऑफ कॉर्डेट्स इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा। ये जो ग्रुप है उसका नाम क्या होगा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो नाम हो गया वर्टिब्रेटा। तो एम्ब्रियो में क्या था, एम्ब्रियो के अंदर तो था नोटोकॉर्ड था, लेकिन एडल्ट स्टेज में जैसे डेवलपमेंट हुआ ना, एडल्ट का जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता रहा, बाद में ये नोटोकॉर्ड ही ट्रांसफॉर्म्ड किसमें हो गए हैं, वर्टिब्रल कॉलम में। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा में रखते हैं, इसको बोलते हम किस में रखते हैं, वर्टिब्रेटा में। ये हो गया नॉन कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट।
ये हो गया कोर डेटा, नोटोकोड प्रेजेंट। उसके बाद में प्रोटोकोड डेटा, नोटोकोड प्रेजेंट इन एम्ब्रियो एज वेल एज इन द एडल्ट, एंड द वर्टिब्रेटा, नोटोकोड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो बट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्टिबल कॉलम। ये एक डिफरेंस है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया कि नोटोकोड है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी देख लो। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को, और जब वर्टिबल कॉलम बन गया, रीढ़ की हड्डी बन गई, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को खड़े होने में हेल्प करता है ना। स्ट्रक्चरल इसका सपोर्ट है, ये प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ नोटोकोड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? द रोल इन द ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी प्लेन, हमारी बॉडी के प्लेन को बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। हमारी बॉडी में जब कभी भी नर्व कोड बनता है, यानी कि हम ये कहें जब हमारा ब्रेन बनता है, ये ब्रेन या स्पाइनल कोड, ठीक है ना, तो वो किससे बनता है, कि ट्यूब से बनता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, इंड्यूस करता है नोटोकोड, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। और आप जानते हैं मसल्स का अटैचमेंट, वो तो होता ही है। मसल्स ऑफनली अटैच टू द नोटोकोड एंड एडिंग इन द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट हेल्प मिलती है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ द नोटोकोड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोटोकोड, है ना, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ नोटोकोड इन द क्लासिफिकेशन। नोटोकोड मेक्स ए इंपॉर्टेंट बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ये हमें समझने की इसमें जरूरत रहेगी। तो ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आप बराबर कीजिएगा, तो टॉपिक पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच।